नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह को दो भागों में बांटा गया है, एक गद्य भाग, दूसरा पद्य भाग। पद्य भाग को हम काव्यखंड के नाम से भी जानते हैं। तो हम काव्यखंड के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर पाठ का जो शीर्षक होता है या नाम होता है वो महत्वपूर्ण होता है और इसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर बंद कैमरे में बंद अपाहिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो कि अपाहिज है और उसको ध्यान में रखते हुए कवि ने अपनी इस कविता को लिखा है। इस पाठ के कवि का नाम है रघुवीर सहाय। तो चलिए हम हमारे कवि रघुवीर सहाय के बारे में चर्चा करते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म 1929 में लखनऊ में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही पूरी की। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। प्रारंभ में पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम भी किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देवासान 1990 में हुआ। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इनके जीवन के बारे में 1929 में इनका जन्म हुआ और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने अनेक पदों पर कार्य भी किया। इनकी शिक्षा के बारे में हमने बात करी कि ये एमए तक इन्होंने किया हुआ था। बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उसके बारे में हम बात करते हैं। रघुवीर सहाय नई कविता के लेखक है, यानी नई तरह की कविताओं के लिखने वाले एक महान लेखक। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसी, लोग भूल गए आदि। अब हम बात करते हैं इनकी काव्यगत विशिष्टताओं के बारे में। रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त की, यानी इनकी रचनाओं में अधिकतर आम आदमी की पीड़ाओं को बताया गया है। ये साठोत्तरी काव्य लेखन के सशक्त, प्रगतिशील व चेतना संपन्न रचनाकार थे। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलोस भाषा में कविता लिखी। इन्होंने इन स्थानों को ध्यान में रखते हुए अपनी कविताओं को लिखा। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, वे आत्म अन्वेषण के माध्यम बन जाते हैं। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय विभव दिया। रघुवीर सहाय ने बतौर पत्रकार एवं कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी देखा था। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि यह जो व्यक्ति थे एक सामान्य व्यक्ति की तरह थे और इन्होंने सामान्य लोगों की परेशानियों के बारे में लिखा और ऐसे स्थानों को चुना जो सामान्य होते हैं, जैसे कि सड़क हो गया, चौराहा हो गया, बस हो गई, रेल हो गई, और ऐसी समस्याओं के बारे में लिखा जैसे कहीं पर हत्या हो गई, लूटपाट हो गई, राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान पर ही अपनी कविताओं में लिखते थे। हम बात करते हैं आगे की तरफ उनकी भाषा शैली के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी इस भाषा शैली से संबंधित हमेशा परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न जरूर आता है। तो हमें हर पाठ के अंदर जितने भी कविताएं हैं उनकी लेखकों की जो भाषा शैली है उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें इससे संबंधित एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो बात करते हैं हम। रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा था। इनकी शैली कौन सी थी? बातचीत शैली वाली। ये अनावश्यक शब्दों से के प्रयोग से बचते थे, यानी जो सही है उसी को लिखते थे, बड़ा श्राकन नहीं लिखते थे। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति भी इनकी कविता की अन्यतम विशेषता है। इन्होंने कविताओं में अत्यंत साधारण व अनायासी प्रतीत होने
वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया। समाज के अंदर जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा। साथ ही अपने काव्य में सीधी, सरल और सधी हुई भाषा का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं हमारी कविता का प्रतिपाद। इससे भी संबंधित एक प्रश्न में अधिकतर परीक्षा में देखने को मिलता है। हर कविता का प्रतिपाद और सार महत्वपूर्ण होता है। आपको हर कविता का प्रतिपाद और सार याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका प्रतिपाद और सार नहीं आएगा तब तक आप उसके अर्थ को समझ नहीं पाएंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। लोग भूल गए से इस कविता को लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया गया है। यानी इस कविता के अंदर उन लोगों के बारे में चर्चा की है जो विकलांग है, जो अपाहिज है, और जिन्हें देखकर लोग उनका मजाक बनाते हैं, मीडिया पर भी दिखाया जाता है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यानी हमें उस व्यक्ति की पीड़ा को समझना चाहिए और लोगों को भी उसकी समस्याओं और उसकी पीड़ा के बारे में अवगत कराना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनशील हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। और इस कविता के अंदर ये बताया गया है कि टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया समाज के सामने प्रकट कर रही है। यानी टेलीविज़न के अंदर जो दिखाया जाता है, जो स्टूडियो में दिखाया जाता है, वो समाज के सामने उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया कि अपाहिज व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई, किस तरह का उनका जीवन होता है, किस तरह के कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं, और उसी को एक इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है। इस कविता में अगर हम बात करते हैं इसके सार के बारे में, यानी इसका मॉरल क्या निकलेगा, इसका सार क्या निकलेगा, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं। यानी जो दूरदर्शन का संचालक है वो अपने आप को क्या बता रहा है, शक्तिशाली। वो ये बताना चाह रहा है कि वो इस चैनल के माध्यम से उस अपाहिज लोगों के बारे में लोगों को अवगत करा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि उसके द्वारा वो अनेक ऐसे लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है जो अपाहिज है तथा दूसरों को कमज़ोर मानते हैं, और उनका ये मानना है कि वो शक्तिशाली और दूसरे लोग कमज़ोर हैं। वे विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसने ये प्रश्न किया कि जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है सामने कि वो विकलांग है, और उसी से आप ये प्रश्न कर रहे हो, तो ये बड़ा ही दुखदायी प्रश्न है। क्यों आप अपाहिज क्यों हैं? अब उसी से ये प्रश्न भी किया जा रहा है कि आप अपाहिज क्यों हैं, उसकी कोई वजह है। तो अब ये इस तरह के जब प्रश्न किए जाएंगे तो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसे तो इस बात का दुख होगा, और जो लोग देख रहे होंगे उन्हें भी इस बात का दुख होगा कि इस व्यक्ति का मजाक बनाया जा रहा है। आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। अब वो उससे तरह तरह के से प्रश्न कर रहा है जिससे उसे कष्ट पहुंच रहा है, और उसे दबाव बना रहा है कि इस प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्योंकि वो अपने नाटक को, अपने इस टेलीविज़न के चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मशहूर करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए वो इस तरह से उस व्यक्ति का मजाक बनाकर उस चैनल में उस व्यक्ति को दिखा रहा है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है, और जब उससे इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं और इतने सारे प्रश्न किए जाते हैं तो वो घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है, और जो साक्षात्कार ले रहा है वो व्यक्ति वो क्या चाहता है कि उसे रुलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रोएगा, लोग भावुक हो जाएंगे और उसके जो कार्यक्रम है उसकी प्रशंसा की जाएगी, ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जग सके। जो लोग देख रहे हैं वो उसे दया का भाव दिखाएंगे। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा, और इसी से उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो इस तरह का प्रयास कर रहा है। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। अब इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वो अपने कार्यक्रम को महत्व दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि उस व्यक्ति अपाहिज है और उसके बारे में वो चर्चा कर रहा है। वो तो सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, उसे प्रसिद्ध करने के लिए वो इस तरह का प्रयोग कर रहा है और सामने बैठे व्यक्ति को दुखी करने का प्रयास कर रहा है। चलिए हम बात करते हैं पहले पद के ऊपर। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाए हैं।
एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिज तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो साक्षात्कार ले रहा है वो व्यक्ति उससे तरह तरह के प्रश्न कर रहा है और वो अपनी इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो शक्तिवान है और सामने बैठा व्यक्ति दुर्बल और कमज़ोर है। तो समर्थ की अगर हम बात करें तो सक्षम, शक्तिवान का मतलब होता है ताकतवर, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर, और बंद कैमरे में मतलब टीवी स्टूडियो में उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। और अपाहिज का मतलब होता है अपंग और विकलांग, दुख का मतलब होता है कष्ट। तो देखिए पहले पंक्ति में कह रहा है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कथन है कि हम टेलीविज़न पर अपने को समर्थ और शक्तिवान बताएंगे। यानी जो साक्षात्कार ले रहा है और जो चैनल है वही अपने आप को समर्थ और शक्तिवान बता रहा है तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक शारीरिक व्यक्ति को लाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे, यानी एक शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को हम उस चैनल पर लाएंगे। उससे एक बंद कैमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रश्न पूछेंगे और एक बंद कैमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज क्यों हैं? और उसने कहा कि हम उसे एक बंद कमरे में बिठाकर उस कैमरे में उससे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जैसे कि पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज हैं? आप उससे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो क्यों, और अगर हैं तो क्यों हैं? इस तरह के हम उससे प्रश्न करेंगे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब वो उससे इस व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न कर रहा है कि आप अपाहिज हैं, और अपाहिज हैं तो क्यों हैं, और क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? आपकी शारीरिक कमजोरी आपको कष्ट देती है। अपाहिजपन का मतलब होता है उसकी शारीरिक कमजोरी उसको कष्ट देती है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। अब वो बार बार कैमरे को उसकी तरफ दिखाकर ये बात कर रहा है। तो आपको ये कमजोरी दुख देती है, फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा कर दिखाता है। बार बार उसकी तरफ उस कैमरे को करके उसे बड़ा कर दिखाते हैं। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर इसी तरह से पूछेंगे कि हमें अपना दुख बताइए, जल्दी बताइए। फिर वो से पूछता है कि आप अपना दुख बताइए, आपका क्या दुख है, जल्दी से बताइए। बता नहीं पाएगा, लेकिन वो अपनी इस बात को कह नहीं पाएगा क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। यानी कवि कहता है कि इस प्रकार टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वो अपनी संवेदना को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा। एक जो यहाँ पर हमने इस पद के अंदर पढ़ा कि एक समर्थ शक्तिवान जो चैनल है वो एक सामने बैठे हुए दुर्बल कमज़ोर व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न कर रहा है कि आप अपाहिज हैं, जब दिख रहा है लेकिन फिर भी उससे प्रश्न कर रहे हैं आप अपाहिज क्यों हैं। तब वो क्यों हैं ये तो हमें भी समझना होगा कि भाई उसकी शारीरिक कमज़ोरी की वजह से वो कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो उससे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। फिर उससे प्रश्न करता है कि आपको अपाहिज होने का दुख नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिससे अपाहिज होने का दुख नहीं होगा? हर व्यक्ति को दुख होता है। और उस कैमरे में उसको बड़ा करके बार बार दिखाया जा रहा है जिससे उसे दुख पहुँचे। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अपने आप को शक्तिवान और समर्थ बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले पद में हम कल बात करेंगे।